नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे वो है वायु राशि यानी एयर मासेस। सबसे पहले हम बात करते हैं कि एयर मास होता क्या है, इसकी क्या परिभाषा है। वायु राशि वायुमंडल के उस विस्तृत तथा घने भाग को कहते हैं जिसमें विभिन्न ऊंचाई पर क्षैतिज रूप में तापमान तथा आर्द्रता संबंधी समानताएं पाई जाती हैं। यानी वायु राशि वह वायु का विस्तृत या बड़ा भाग है जिसमें तापमान की दृष्टि से और आर्द्रता की दृष्टि से समानता होती है, यूनिफॉर्मिटी होती है। मुख्य रूप से वायु राशियां किन स्थानों पर उत्पन्न होंगी, क्योंकि परिभाषा में दिया हुआ है कि वो ऐसा स्थान हो जहां पे एक जैसा तापमान और आर्द्रता पाई जाए और स्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से थोड़ा बड़ा होना चाहिए। तो उत्पत्ति क्षेत्रों की यदि हम बात करें तो जिन धरातलीय भागों पर वायु राशि का उद्भव होता है उसे हम वायु राशि का उत्पत्ति क्षेत्र कहते हैं। आदर्श उत्पत्ति क्षेत्र के लिए कुछ निश्चित दशाएं होना आवश्यक है, जिनमें नंबर 1 क्या है, विस्तृत किंतु समान स्वभाव वाला क्षेत्र होना चाहिए। समान जैसा मैंने बताया यूनिफॉर्मिटी हो उसके अंदर, ताकि उस क्षेत्र में तापमान व आर्द्रता संबंधी दशाएं समान हो। उत्पत्ति क्षेत्र या तो स्थलीय हो सकता है या पूर्णतया जलीय हो सकता है, यानी बड़े स्थल भाग पे या बड़े सागरीय या महासागरीय भाग पर वायु राशि की उत्पत्ति हो सकती है। वहां पे वायु का अभिसरण नहीं होना चाहिए, क्योंकि अभिसरण होगा, अभिसरण का मतलब है कि हवा एक दूसरे के सामने आमने सामने आके मिलती है। तो ये क्या होगा, अभिसरण होगा तो ये ऊपर उठेगी हवा, और ऊपर उठेगी तो वहां अस्थिरता उत्पन्न हो जाएगी, तो वायु राशि वहां बन नहीं पाएगी। यदि वायु में गति हो तो क्या कैसी गति होनी चाहिए, अपसरण प्रकार की होनी चाहिए। अपसरण का मतलब है कि वायु का डाइवर्जेंस, एक दूसरे से अलग होना, इस प्रकार की स्थिति होती है, तो वो एकदम सही स्थान है वायु राशि के निर्माण के लिए। तीसरा, वायुमंडल संबंधी दशाएं लंबे समय तक स्थिर होनी चाहिए ताकि वायु धरातलीय विशेषताओं को आत्मसात कर सके। यदि वायु में स्थिरता नहीं होगी, अस्थिरता होगी, तो उसके अंदर मूवमेंट होगा, और मूवमेंट होगा तो वो धरातल की जो विशेषताएं हैं उनको अपने अंदर ग्रहण नहीं कर पाएगी, तो वो वायु राशि के रूप में उत्पन्न होना उसके लिए मुश्किल है। पृथ्वी के धरातल पे कुछ ऐसे स्थान हैं जिन्हें हम आदर्श उत्पत्ति क्षेत्र के रूप में जानते हैं, जहां पे वायु राशियों का निर्माण नॉर्मली होता रहता है। भूपटल पर इस प्रकार के 6 आदर्श उत्पत्ति क्षेत्र पाए जाते हैं। नंबर 1 है ध्रुवीय सागरीय भाग, यानी अटलांटिक और प्रशांत महासागर का जो उत्तरी क्षेत्र है, वहां पे शीतकाल में वायु राशियों के निर्माण के लिए सबसे अच्छी स्थिति होती है। इसी प्रकार से नंबर 2, ध्रुवीय तथा आर्कटिक महाद्वीपीय क्षेत्र। ध्रुवीय तथा आर्कटिक महाद्वीपीय क्षेत्र यानी यूरेशिया तथा उत्तरी अमेरिका के हिमाच्छादित जो भाग हैं या आर्कटिक के जो प्रदेश हैं, शीतकाल के अंदर वहां पे भी वायु राशि के निर्माण के लिए आदर्श स्थिति होती है। तीसरा, उष्णकटिबंधीय सागरीय क्षेत्र, यानी ट्रॉपिक्स के अंदर जो सागर का भाग है जिसमें प्रति चक्रवातीय क्षेत्र होते हैं, जो जहां पे हवा का क्या होता है, अपसरण होता है, वो शीत और ग्रीष्म काल दोनों में ही वहां पे वायु राशि का निर्माण हो सकता है। चौथा, उष्णकटिबंधीय महाद्वीपीय क्षेत्र, जिसमें उत्तरी अमेरिका, एशिया, संयुक्त राज्य अमेरिका का मिसिसिपी घाटी वाला क्षेत्र, ये ग्रीष्म काल में यहाँ पे अधिक व्यवस्थित रूप से वायु राशि का निर्माण हो सकता है। भूमध्य रेखीय क्षेत्र, भूमध्य रेखा के आसपास का क्षेत्र, जहां व्यापारिक हवाओं के बीच स्थित भूमध्य रेखीय पेटी, तो वहां वर्ष भर वायु राशि का निर्माण हो सकता है। और छठा है वो है मॉनसूनी क्षेत्र, जिसमें दक्षिणी पूर्वी एशिया का भाग है, क्योंकि ये बड़ा भूभाग है जो एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, तो वहां पे भी वायु राशि का निर्माण हो सकता है। तो इस प्रकार से ये 6 स्थान हैं जहां वायु राशियों का निर्माण होता है, इन्हें हम आदर्श उत्पत्ति क्षेत्र कहते हैं। फिर है इनका वर्गीकरण। वायु राशि के उत्पत्ति क्षेत्र पर उनकी मौसमी दशा तथा मार्ग में होने वाले उष्मागतिक
तथा यांत्रिक परिवर्तनों के आधार पर, यह है आधार है, बर्ग्रान एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने वायु राशि के दो वर्गीकरण प्रस्तुत किए। इसमें कहा भी है कि एक तो उत्पत्ति क्षेत्र के आधार पे, और एक जब वो मूवमेंट करने लग जाए, हवा चलने लगे, तो नए स्थान पे जो स्थिति होगी उसके आधार पे। तो इसको दो भागों में बांटा गया है, एक जिसे हम कहते हैं भौगोलिक, तथा दूसरा वर्गीकरण का आधार है वो है उष्मागतिक। तो भौगोलिक का मतलब ज्योग्राफिकल और दूसरा है वो है डायनेमिक। इन दोनों वर्गीकरणों को सम्मिलित करने पर, फिर इनको जब सम्मिलित करेंगे दोनों वर्गीकरणों को, तो वायु राशियों का वास्तविक वर्गीकरण हम प्रस्तुत कर पाएंगे। देखते हैं कैसे। भौगोलिक वर्गीकरण, इसके अंतर्गत वायु राशियों के उत्पत्ति क्षेत्रों को प्रमुख आधार बनाया गया है कि वायु राशि कहां उत्पन्न हो रही है। इस प्रकार भूपटल पर वायु राशियों के दो प्रकार बताए गए हैं। एक उष्णकटिबंधीय वायु राशि, यानी उष्णकटिबंधीय भागों में जो उत्पन्न होती है ट्रॉपिकल के अंदर, इसे टी से जाना जाता है। इनका आविर्भाव उष्णकटिबंध में होता है। भूमध्य रेखीय वायु राशि इसी श्रेणी का भाग है, इसी श्रेणी में आती है। दूसरा जो है वो है ध्रुवीय वायु राशि, यानी पोलर एरियाज के अंदर जो उत्पन्न होती है। इसका आविर्भाव ध्रुवीय विस्तृत क्षेत्रों में होता है। आर्कटिक वायु राशि इसी श्रेणी में सम्मिलित की जाती है। तो स्थल तथा जल, क्योंकि उष्णकटिबंधीय जो स्थान है वहां पे भी स्थल और जल दोनों प्रकार की स्थितियां हैं। ध्रुवीय जो स्थान है वहां पे भी स्थल भी होता है और जल भी होता है। तो स्थल तथा जल के आधार पर प्रत्येक महाद्वीपीय व महासागरीय वायु राशि में विभाजित किया गया इन्हें। इसलिए नंबर एक उष्णकटिबंधीय वायु राशि, इसके दो भाग हो जाएंगे। जो महाद्वीपों पे बनेगी उसको तो हम कह देंगे महाद्वीपीय उष्णकटिबंधीय वायु राशि, जिसे सीटी से जाना जाता है। और जो महासागर पे बन जाएगी उसे हम कहेंगे महासागरीय उष्णकटिबंधीय वायु राशि, जिसको एमटी के नाम से जाना जाता है। इसी प्रकार से ध्रुवीय जो वायु राशि है वो भी महाद्वीपीय ध्रुवीय और महासागरीय ध्रुवीय, इसको सीपी कहा जाता है। सी यानी कॉन्टिनेंटल, पी यानी पोलर। यहां एम यानी मैरीटाइम यानी महासागरीय और पी यानी पोलर। तो इनका वर्गीकरण इस प्रकार से आगे बढ़ता है। उष्मागतिक वर्गीकरण की यदि हम बात करें तो वायु राशियां जब उत्पत्ति क्षेत्र की तापीय विशेषताओं को आत्मसात कर लेती हैं तो आगे की ओर चल पड़ती हैं। अपनी यात्रा के समय जब वो चलती हैं उस समय मार्ग में आने वाले क्षेत्र की मौसमी दशाओं को तो वो प्रभावित करती हैं, साथ ही साथ उनके खुद के तापमान व आर्द्रता में भी परिवर्तन आता है। जब वायु राशि धरातलीय तापमान की अपेक्षा गर्म होती है, यानी वायु राशि धरातल के तापमान की अपेक्षा गर्म होती है, तो उसे क्या कहा जाता है? गर्म वायु राशि कहा जाता है। तो वर्गीकरण में जुड़ जाएगा गर्म वायु राशि। अन्यथा धरातल की अपेक्षा शीतल होने पर ठंडी वायु राशि उसे कहा जाता है। तो गर्म वायु राशि को अंग्रेजी के छोटे W से हम लिखते हैं और ठंडी वायु राशि को के से लिखते हैं। वायु राशि का गर्म व ठंडा होना वायु राशि के नीचे स्थित धरातल के तापमान पर आधारित होता है। ठंडी वायु राशि किसे कह रहे हैं? इसका आविर्भाव उपध्रुवीय अथवा आर्कटिक क्षेत्रों में होता है। उत्पत्ति क्षेत्र में इनकी निम्न विशेषताएं होती हैं। विकिरण द्वारा उष्मा में अधिक ह्रास होने से तापमान कम होता है, विशिष्ट आर्द्रता भी कम होती है, स्थिरता बढ़ती जाती है क्योंकि टेम्परेचर कम है तो स्थिरता बढ़ती जाती है तथा सामान्य तापपतन दर कम होती है। अपने क्षेत्र से अग्रसर होने पर उसकी विशेषता निम्न हो जाती है। जब वो अपने क्षेत्र में है वो विशेषता है, और जब वो अपने क्षेत्र से आगे बढ़ जाती है तो उसमें क्या बदलाव होता है? जहां पहुंचती है वो वहां तापमान कम होने लगता है क्योंकि उसका खुद का तापमान कम है। हवा नीचे से गर्म होती है जिससे सामान्य तापपतन दर बढ़ जाती है। यदि वायु राशि गर्म सागर के ऊपर है तो आर्द्रता बढ़ जाएगी, जिस कारण क्या होगा? कपासी वर्षा मेघ बनने लगेंगे। जब गर्म महाद्वीप पर होती है तो मौसम साफ होता है, और जब वायु राशि का कुछ भाग गर्म महासागर पे और कुछ भाग ठंडे स्थल पर हो तो वहां पे वर्तांश बन जाते हैं। फ्रंट आप जानते हैं, इस प्रकार से फ्रंट बनते हैं, एक तरफ से ठंडी हवा और एक तरफ से गर्म हवा, तो इनके बीच का जो भाग है इसे हम कहते हैं वर्तांश। तो इस प्रकार के वर्तांश भी ऐसी स्थिति में बन जाते हैं क्योंकि वायु राशियों के मिलने से ही
वर्तांशों का निर्माण होता है। अगला जो हमारा वीडियो होगा उसमें आप यही देखेंगे कि किस प्रकार से भिन्न प्रकार की वायु राशियां मिलकर और विभिन्न प्रकार के वर्तांशों का निर्माण करती हैं। गर्म वायु राशि, जिस वायु राशि का तापमान उस सतह की अपेक्षा जिस पे वो है, जिस पर होकर वह चलती है से अधिक होगा तो उसे गर्म वायु राशि कहते हैं। इनके उत्पत्ति क्षेत्र उपोष्ण कटिबंधी के प्रतिचक्रवात होते हैं। इनको दो भागों में बांटा है। ठंडी वायु राशि को भी हम बांट सकते हैं। पहला है महाद्वीपीय गर्म वायु राशि, इसे उष्ण कटिबंधीय महाद्वीपीय गर्म वायु राशि भी कहते हैं। गर्मियों में इसके आदर्श उत्पत्ति क्षेत्र कौन कौन से होते हैं? उत्तरी अफ्रीका तथा संयुक्त राज्य अमेरिका के शुष्क पक्ष में भाग होते हैं। कभी कभी ऑस्ट्रेलिया तथा दक्षिणी अफ्रीका में भी गर्म महाद्वीपीय वायु राशि का आविर्भाव हो जाता है, यानी ये उत्पन्न हो जाती है। दूसरा है महासागरीय गर्म वायु राशि, इसे उष्ण कटिबंधीय महासागरीय गर्म वायु राशि भी कहते हैं। ये मुख्य रूप से प्रतिचक्रवातीय दशाओं वाले महासागरों पर विकसित होते हैं। प्रतिचक्रवात का मतलब जहां हवा में डाइवर्जेंस हो, इस प्रकार से हवा एक दूसरे से अलग जा रही है तो वो प्रतिचक्रवातीय दशा होती है। और चक्रवातीय दशा कौन सी होती है? जब हवा एक दूसरे की तरफ आ रही है इस प्रकार से, और फिर वो एक दूसरे से टकरा कर ऊपर जाती है और चक्रवातों का निर्माण करती है। तो इसको हम चक्रवातीय कहते हैं, इसको हम प्रतिचक्रवातीय स्थिति कहते हैं। अब जो वर्गीकरण हमने दो प्रकार के देखे, जिसमें एक भौगोलिक वर्गीकरण था, एक उष्मागतिक वर्गीकरण। तो भौगोलिक वर्गीकरण में तो मुख्य रूप से उन्होंने क्या बताया कि वो महाद्वीप पे बनती है तो उसे महाद्वीपीय कह देंगे, महाद्वीप पे बनके और ध्रुवों में बनती है तो उसे महाद्वीपीय ध्रुवीय कह देंगे। इसी प्रकार से महासागरीय ध्रुवीय, महाद्वीपीय उष्णकटिबंधीय और महासागरीय उष्णकटिबंधीय। लेकिन जब वर्गीकरण में हम आगे बढ़ते हैं तो उष्मागतिक वर्गीकरण की जब हम बात करते हैं तो वहां वायु राशि या तो ठंडी होगी या गर्म होगी, और वो गर्म होगी तो अस्थिर होगी, ठंडी होगी तो उसमें स्थिरता ज्यादा होगी। तो उस आधार पे इसका और वर्गीकरण किया है। तो भौगोलिक वर्गीकरण और उष्मागतिक वर्गीकरण के आधार पर हम वायु राशियों को कुल 16 प्रकार में बांट सकते हैं। देयर आर 16 टाइप्स ऑफ एयर मासेस। आप इसमें देख सकते हैं डायग्राम में कि जैसे महाद्वीपीय ध्रुवीय वायु राशि है तो इसके 4 प्रकार हैं। एक तो महाद्वीपीय ध्रुवीय ठंडी और स्थिर वायु राशि, ठंडी भी है और स्थिर भी है। इसी प्रकार के महाद्वीपीय ध्रुवीय ठंडी अस्थिर वायु राशि, ये अस्थिर है, ये स्थिर है। तो ठंडी वायु राशि 2 प्रकार की होगी, स्थिर और अस्थिर। तो स्थिर के लिए तो हमने यूज किया स्टेबल एस, और अस्थिर के लिए हमने यूज किया अनस्टेबल यानी यू, स्मॉल यू। इसी प्रकार से महाद्वीपीय ध्रुवीय गर्म, यहां देखिए ठंडी की जगह गर्म आ गया, गर्म स्थिर वायु राशि और गर्म अस्थिर वायु राशि। तो इस प्रकार से ठंडे के लिए के यूज होता है जैसा मैंने बताया, और गर्म के लिए डब्ल्यू यूज होता है, वार्म। इसी प्रकार से महासागरों पे बनने वाले जो वायु राशि हैं उनको भी 4 भागों में बांटा गया ध्रुवीय क्षेत्रों में। महासागरीय ध्रुवीय ठंडी स्थिर वायु राशि, महासागरीय ध्रुवीय ठंडी अस्थिर वायु राशि, महासागरीय ध्रुवीय गर्म स्थिर वायु राशि, महासागरीय ध्रुवीय गर्म अस्थिर वायु राशि। इसी प्रकार से उष्णकटिबंधीय भागों में महाद्वीप पे बनने वाली जो है महाद्वीपीय उष्णकटिबंधीय ठंडी स्थिर वायु राशि, महाद्वीपीय उष्णकटिबंधीय ठंडी अस्थिर वायु राशि, महाद्वीपीय उष्णकटिबंधीय गर्म स्थिर वायु राशि और गर्म अस्थिर वायु राशि। इसी प्रकार महासागर पे उष्णकटिबंधीय भागों में बनेगी तो उसको हम कहेंगे महासागरीय उष्णकटिबंधीय ठंडी स्थिर वायु राशि, महासागरीय उष्णकटिबंधीय ठंडी अस्थिर वायु राशि। और इसी प्रकार से गर्म वायु राशि, महासागरीय उष्णकटिबंधीय गर्म स्थिर वायु राशि और महासागरीय उष्णकटिबंधीय गर्म अस्थिर वायु राशि। इस प्रकार से वायु राशियां जो है वो 16 प्रकार की होती हैं। सबसे पहले हमने परिभाषा पढ़ी, फिर उसके उत्पत्ति क्षेत्रों के बारे में हमने बात किया, फिर हमने बात की कि किस प्रकार से कौन से वो स्थान हैं जिन्हें हम आदर्श उत्पत्ति क्षेत्र कहते हैं, फिर हमने इसके वर्गीकरण के बारे में बात की। और इस प्रकार से वायु राशियों का ये जो आपका टॉपिक है ये यहाँ पे खत्म होता है। इसे आप अच्छे से बार बार देख लें। वीडियो में सारी जानकारी
इसके बारे में दी हुई है, आराम से देखें। अपने दोस्तों को भी आप इसको भेजें ताकि सब लोग इसको देखें और उनको उसका फायदा हो। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने इसे देखा।